हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं डेविल्स डार्क प्रिंसेस का एपिसोड 17। दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपको स्टोरी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि मुझे आपके रिस्पॉन्स से मोटिवेशन मिले। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। मृगांशी को देख प्रत्युष अपनी भारी कदमों से कमरे में आया और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जो देख मृगांशी की आत्मा भी डर से कांपने लगी। दरवाजा बंद कर प्रत्युष धीरे धीरे अंदर आने लगा। उसकी नजरें मृगांशी पर टिकी हुई थी। वही प्रत्युष को बिना शर्ट के देख मृगांशी पीछे हटने लगी। तभी प्रत्युष एक झटके में मृगांशी के बेहद करीब आ गया। उसे देख मृगांशी की दिल की धड़कनें रुक सी गई। तभी उसके कानों में प्रत्युष की भयानक आवाज आई, क्या हुआ कॉटन कैंडी? डर गई क्या? इतना बोल वो मृगांशी के और करीब आने लगा। उसे अपने करीब आता देख मृगांशी ने हकलाते हुए कहा, वही रुक जाइए आप, आगे मत आना, देखिए आप गलत कर रहे हैं। वो इतना बोल पाई थी कि अचानक से प्रत्युष ने उसे पकड़कर बेड पर धक्का दे दिया। अचानक धक्का लगने से मृगांशी संभल नहीं पाई और सीधे बेड पर गिर गई। उसके गिरते ही प्रत्युष ने अपनी भयानक आवाज में कहा, भूल गई कॉटन कैंडी, आज हमारी सुहागरात है ना, या ये कहो कि मेरे बदले का पहला कदम। ये बोल प्रत्युष मृगांशी के ऊपर चढ़ गया। प्रत्युष को अपने ऊपर महसूस करते ही मृगांशी की घबराहट और बढ़ने लगी। लेकिन उसने हिम्मत करके थोड़ा गुस्सा दिखाते हुए कहा, मिस्टर सूर्यवंशी, प्लीज दूर हटिए मुझसे, ये क्या हरकत है आपकी? इतना बोल वो प्रत्युष को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी। लेकिन मृगांशी की नाजुक हथेलियां प्रत्युष के चौड़े सीने को 1 इंच भी दूर नहीं कर सकी। तभी प्रत्युष उसके चेहरे के करीब आते हुए बोला, भूल गई, पति हूं मैं तुम्हारा, तो पति का हक लेने आया हूं। बहुत शौक है ना तुम्हें दूसरों के मामलों में घुसने का, आज तुम्हारा सारा शौक खत्म कर दूंगा मैं। इतना बोल वो धीरे धीरे मृगांशी के चेहरे के करीब जाने लगा। उसे खुद की तरफ बढ़ता देख मृगांशी उसे खुद से दूर करने लगी। इस वक्त प्रत्युष पूरी तरह से मृगांशी के ऊपर था, जिस वजह से छोटी सी मृगांशी उसके पहाड़ जैसे बदन के नीचे दब गई थी। प्रत्युष को ऐसी हरकतें करते देख मृगांशी के आंखों से आंसू झरने की तरह बहने लगी। तभी मृगांशी के हिलने से इरिटेट होकर प्रत्युष ने मृगांशी के दोनों हाथों को अपने एक हाथ में जकड़ लिया और उन्हें सिर के ऊपर दबा दिया, जिससे बेड की चादर सिकुड़ गई। प्रत्युष की इस हरकत से मृगांशी की सांसें थम सी गईं। वही मृगांशी के इतने करीब आकर प्रत्युष के अंदर चेंजेस आने लगे। उसकी आंखें मृगांशी पर इंटेंस हो गई। अचानक से प्रत्युष को काफी गर्मी लगने लगी। उस कमरे का माहौल अचानक काफी इंटेंस और गर्म हो गया। तभी प्रत्युष के कानों में मृगांशी की कांपती हुई आवाज पड़ी, छोड़िए मुझे प्लीज, ये गलत है। ये बोलते हुए मृगांशी के होंठ कांप रहे थे, जो प्रत्युष की नजरें खुद की तरफ मोड़ चुकी थी। वही मृगांशी के आंसू उसके गालों पर लुढ़क रहे थे, लेकिन प्रत्युष ने उसकी बात अनसुनी कर दी। मृगांशी को ऐसे रोते गिड़गिड़ाते देख प्रत्युष के होंठों पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने मृगांशी को देख धीरे और इंटेंस आवाज में कहा, शशिश कॉटन कैंडी, डरो मत, अभी तो खेल शुरू हुआ है। इतना बोलते ही प्रत्युष ने एक झटके में मृगांशी के दुपट्टे को खींच लिया। उसके खींचते ही मृगांशी का दुपट्टा एक जोरदार आवाज के साथ मृगांशी के बदन से फटते हुए अलग हो गया। दुपट्टा अलग होते ही मृगांशी की सुराही जैसी गर्दन प्रत्युष के सामने आ गई, जो देख प्रत्युष को काफी अजीब महसूस होने लगा। वही प्रत्युष की इस हरकत से मृगांशी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई और उसकी सांसें तेज हो गईं। तेज सांस लेने की वजह से उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था। ये सब प्रत्युष को मृगांशी की तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। तभी मृगांशी कुछ बोलने को हुई कि प्रत्युष अचानक से उसके गर्दन पर झुका और अपने होंठ उसके गले पर रख दिए। उसके धधकते हुए होंठ अपने गले पर महसूस करके मृगांशी के रोम रोम में आग लग गई। वही प्रत्युष उसके गले को वाइल्डली चूमे जा रहा था। उसकी हरकतों से मृगांशी बेड पर ही छटपटा रही थी, लेकिन वो चाह कर भी प्रत्युष को खुद से अलग नहीं कर पा रही थी। वही प्रत्युष अब अपने कंट्रोल से बाहर हो रहा था। उसे मृगांशी के बदन की खुशबू पागल कर रही थी। अब प्रत्युष के हाथ मृगांशी के कमर पर फिसल रहे थे। ये सब महसूस कर मृगांशी सिहर रही थी। उसके आंखों से बेहिसाब आंसू बहे जा रहे थे।
और प्रत्युष के हाथ अब धीरे धीरे मृगांशी के सूट के अंदर ऊपर की तरफ जा रहे थे। ये महसूस कर मृगांशी ने रोते हुए प्रत्युष को खुद से दूर करने की नाकाम कोशिश करते हुए कहा, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, छोड़िए मुझे। इतना बोल मृगांशी काफी ज्यादा रो रही थी। तभी प्रत्युष ने मृगांशी के कॉलर बोन पर जोर से काट लिया, जिससे मृगांशी की एक हल्की चीख निकल गई। इस वक्त मृगांशी के पूरे गले पर प्रत्युष के होंठों की निशानी थी, जो काफी लाल और बेरहम दिख रहे थे। उसकी चीख सुन प्रत्युष ने अपना सिर मृगांशी के गले से निकालकर उसके कान के पास जाकर सदक्टिव तरीके से बोला, क्या हुआ? तकलीफ हो रही है? चिंता मत करो, अब ये तकलीफ तुम्हारे नसीब में लिख चुका है। तुम्हें ये दर्द और तकलीफ हर रात सहनी होगी। इतना बोल प्रत्युष अपनी जहरीली नजरों से मृगांशी का आंसुओं से भीगा हुआ चेहरा देखने लगा। उसकी बात सुन मृगांशी रोते हुए ही बोली, आपको आपके पति होने का हक चाहिए ना, तो क्या आप मुझे पूरी दुनिया के सामने अपनी पत्नी होने का हक देंगे? इस पर प्रत्युष अपनी सर्द नजरों से मृगांशी को देख बोला, तुम जिंदगी भर इस हक से दूर रहोगी, मैं तुम्हें कभी मेरी बीवी होने का हक नहीं दूंगा। ये बोल प्रत्युष मृगांशी के दर्द में डूबे चेहरे को देखने लगा। वही उसकी बात सुन मृगांशी की सारी ताकत खत्म हो गई थी, जिस वजह से उसने प्रत्युष को रोकना बंद कर दिया और अपनी आंखें बंद किए रोने लगी। उसके अंदर दुनिया भर का दर्द छुपा था, जिसका कुछ हिस्सा आज आंसू के रूप में बह रहा था। इस वक्त मृगांशी की आंखें बंद थीं, उसके होंठ कांप रहे थे, गालों पर आंसू की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी और उसके आंखों के किनारे से बहते आंसू उसके तकलीफ की गवाही दे रहे थे। तभी प्रत्युष ने उसके चेहरे को देखा। मृगांशी का ऐसा चेहरा देख प्रत्युष कुछ पल के लिए रुक गया। उसका दिल उसे चीख चीख कर कहने लगा कि तू गलत कर रहा है प्रत्युष, छोड़ दे इस लड़की को। ये सब महसूस कर प्रत्युष की आंखों में एक पल के लिए हिचकिचाहट आ गई। तभी मृगांशी को अचानक से अपने ऊपर का भार बिल्कुल कम होता महसूस हुआ, जो महसूस करके मृगांशी ने डरते हुए अपनी आंखें खोली। सामने प्रत्युष खड़ा उसे अपनी सर्द नजरों से घूर रहा था। उसे खुद से दूर देखकर भी मृगांशी का कांपना बंद नहीं हुआ। तभी प्रत्युष ने अपनी सर्द आवाज में मृगांशी को देख दांत पीसते हुए कहा, ये तो सिर्फ शुरुआत है कॉटन कैंडी, अभी तुम्हें इससे कहीं ज्यादा तड़पना है। इतना बोल वो थोड़ा रुक आगे बोला, याद रखना, ये जिंदगी तुम्हारी अब सिर्फ नर्क है, उसमें खुशियों की कोई जगह नहीं है। इतना बोल उसने अपनी शर्ट उठाए और बिना पीछे मुड़े दरवाजा खोलकर कमरे से बाहर निकल गया। मृगांशी सदमे में उसी हालत में प्रत्युष को देखती रही। वो कमरा बिल्कुल खामोश हो चुका था, सिर्फ मृगांशी का सुबकना उस कमरे के हर कोने में गूंज रहा था। तभी मृगांशी खुद को चादर में लपेटकर कोने में सिमट गई और बिलख बिलख कर रोने लगी। कमरा साउंड प्रूफ होने की वजह से मृगांशी के रोने की आवाज कमरे से बाहर नहीं जा रही थी। वही मृगांशी के रूम से निकल प्रत्युष सीधे अपने कमरे में चला गया। वो इस वक्त काफी गुस्से में लग रहा था, उसका चेहरा काफी भयानक हो चुका था। कमरे में आकर प्रत्युष ने एक जोरदार मुक्का दीवार पर मार दिया, लेकिन उस दर्द का एहसास उसे बिल्कुल नहीं हुआ। उसके जहन में बस मृगांशी और उसके साथ करी गई अभी की हरकत चल रही थी। तभी वो खुद से ही गुस्से में बोला, क्यों? आखिर क्यों? मैं उसके सामने कमजोर पड़ गया, आखिर मैंने उसे क्यों छोड़ दिया? उसके आंसू मुझे तकलीफ का एहसास क्यों करा रहे थे, आखिर क्यों? इतना बोलते हुए प्रत्युष गुस्से से बेड पर बैठ गया। तभी उसकी नजर नीचे गिरे उस रुमाल पर गई, जो कोट उतार कर फेंकते हुए प्रत्युष की कोट से बाहर गिर गया था। वो रुमाल देख प्रत्युष उठा और उसे उठाकर देखने लगा। रुमाल पर लिखे लेटर को देख प्रत्युष का चेहरा सर्द हो गया। वहीं दूसरी तरफ चित्रा के अपार्टमेंट में चित्रा अपने कमरे में परेशानी से इधर उधर चल रही थी। उसके माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। तभी वो परेशानी में बुदबुदाते हुए खुद से बोली, ना जाने मृगा वहां कैसी होगी, वो आदमी उसके साथ कैसे पेश आ रहा होगा, वो ठीक तो होगी ना। ये सब बोलते हुए चित्रा काफी परेशान दिख रही थी। तभी उसका फोन बज उठा। फोन के रिंग होने से चित्रा का ध्यान उसकी तरफ चला गया। फोन पर फ्लैश होते नाम को देख चित्रा ने जल्दी से अपना फोन उठाया और बोली, हेलो। हाँ बोलो तारुष।
इतना बोल चित्रा दूसरी तरफ से बोलने का इंतजार करने लगी। तभी दूसरी तरफ से एक लड़के की आवाज आई, क्या यार चित्रा, कहाँ हो तुम दोनों? पिछले 2 दिनों से तुम दोनों कॉलेज की क्लासेस अटेंड करने नहीं आई हो। जानती हो डीन तुम दोनों के बारे में पूछ रहे थे। ये बोल तारुष चित्रा के कुछ बोलने का इंतजार करने लगा। वही ये सुन चित्रा ने खुद को शांत किया और नॉर्मल वॉइस में बोली, अरे कुछ खास नहीं तारुष, वो मुझे और मृगांशी को कुछ जरूरी काम था जिस वजह से हम कॉलेज नहीं आ पाए, लेकिन मैंने हमारी छुट्टी की लीव अप्लाई कर दी थी। इतना बोल चित्रा चुप हो गई। उसकी बात सुन तारुष बोला, अच्छा कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें ये बताने के लिए कॉल किया था कि कल हमारे कॉलेज में एक काफी बड़ा फंक्शन है जिसमें डीन ने सभी टीचर्स को कॉलेज में मौजूद रहने का ऑर्डर दिया है। उन्होंने कहा है कि फंक्शन में चीफ गेस्ट आने वाले हैं और वो चीफ गेस्ट बहुत बड़ी शख्सियत है और उन्हें किसी भी तरह से निराश करने का रिस्क डीन बिल्कुल नहीं ले सकते हैं। इसीलिए कल तुम दोनों कॉलेज आ जाना। इस पर चित्रा कुछ सोचते हुए तारुष से बोली, फंक्शन? ऐसे अचानक? और ऐसे कौन से चीफ गेस्ट आने वाले हैं जिनके लिए डीन इतने परेशान है? ये बोल चित्रा तारुष के कुछ बोलने का इंतजार करने लगी। वही उसकी बात सुन तारुष सोचते हुए बोला, मुझे या किसी और को चीफ गेस्ट के बारे में कोई खबर नहीं है, हमें बस कल कॉलेज में अवेलेबल रहने को बोला गया है। उसकी बात सुन चित्रा ने कुछ सोच कहा, ठीक है, कल हम क्लासेस अटेंड करने आ जाएंगे। ये बोल चित्रा ने कॉल काट दिया। कॉल करते ही चित्रा सोचते हुए खुद से बोली, मृगांशी को अभी कॉल करके इन्फॉर्म कर दूं या नहीं। ये सोचते हुए चित्रा अपने फोन को देख रही थी। तभी उसे तारुष की कही गई बात याद आई, जो सोच चित्रा ने मृगांशी को कॉल कर दिया। वही प्रत्युष के फार्म हाउस में मृगांशी का फोन बज उठा। फोन की आवाज से मृगांशी काफी घबरा गई। अचानक से वो काफी डर गई थी। वो इस वक्त भी बिस्तर में सिमटी हुई रो रही थी, लेकिन फोन बजता हुआ देख मृगांशी हिम्मत करके फोन उठाए। फोन उठाते ही मृगांशी ने अपने आप को नॉर्मल करके कहा, कहो। इस पर चित्रा बोली, मृगा कैसी है तू? सब कुछ ठीक है ना वहाँ? तू ठीक से पहुंच गई ना वहाँ? चित्रा एक के बाद एक सवाल पूछने लगी, जिस पर मृगांशी ने उसे शांत करते हुए दर्द में ही हल्का मुस्कुरा कर कहा, बस बस मेरी बुलेट ट्रेन, मैं ठीक हूँ और अच्छे से यहाँ पहुंच गई। तू मेरी टेंशन मत ले। तू बता क्या हुआ? ये सुन चित्रा की आंखें छोटी हो गई, लेकिन मृगांशी की बात पर चित्रा ने ज्यादा ना सोचते हुए कहा, मृगा कल कॉलेज जाना है हमें, याद है ना? इतना बोल चित्रा ने उसे तारुष के साथ की गई सारी बातें बता दी, जो सुन मृगांशी का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि जिस तरह से अभी प्रत्युष ने उसके साथ हरकत की थी, वो अब समझ चुकी थी कि प्रत्युष उसे तकलीफ देने का एक मौका भी नहीं छोड़ेगा और प्रत्युष उसे ना जाने कॉलेज जाने देगा या नहीं। यही सब सोच मृगांशी ने चित्रा को बाद में बताने का बोलकर कॉल काट दिया। मृगांशी के ऐसे कॉल काट देने से चित्रा की भौहें तन गई। कुछ सोचते हुए चित्रा खुद से ही बोली, मैं नहीं जानती हमारी तकदीर में क्या लिखा है, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मिस्टर सूर्यवंशी तेरे लिए बिल्कुल अच्छे नहीं है, और अगर उसने तुझे जरा भी तकलीफ दी तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। इतना बोल चित्रा अपने काम में लग गई। वही दूसरी तरफ ब्लू डायमंड पैलेस में ओमजा अपने कमरे की बालकनी में खड़ी थी। उसके आंखें नम थी। ये जगह देख ओमजा के सारे घाव ताजा हो गए थे, वो घाव जो उसके मरने के बाद ही भर सकते थे। ओमजा के चेहरे से उसके दर्द की दास्तां बयान हो रही थी। तभी उसके आंखों के सामने कुछ चलने लगा। फ्लैशबैक। एक बड़े से हवेली के हॉल में ओमजा सोफे पर बैठी हुई थी। उस हवेली के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में सूर्यवंशी हवेली लिखा था। उसके सामने 2 शख्स बैठे थे, जो और कोई नहीं बल्कि इंद्र और विभा थे। हवेली में काफी खुशी का माहौल था। तभी बाहर से 3 बच्चे भागते हुए अंदर आने लगे। उनके पीछे एक आदमी उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भाग रहे थे। तभी ओमजा एक बच्चे को देख बोली, अरे प्रत्युष, बहुत खेलना हो गया, चलो अब अपने छोटे भाई बहनों के साथ पढ़ने जाओ। उसकी बात सुन छोटा सा प्रत्युष मुंह बनाते हुए बोला, नो मम्मा, अभी हम सबको खेलना है।
और देखो ना, पापा भी हमारे साथ खेल रहे हैं, तो हमें खेलने दो ना। इतना बोल वो अपने भाई बहनों को देखने लगा। उसके बाद सुन अब ओमजा ने दो छोटे छोटे मासूम से बच्चों की तरफ देखा, जो अपने चेहरे को बेहद मासूम बनाकर ओमजा की तरफ ही देख रहे थे। वो दोनों बच्चे और कोई नहीं बल्कि विकल्प और प्रथा थे। तभी उनके पीछे खड़े आदमी ने कहा, ओमजा, खेलने दो ना बच्चों को। मैं वैसे भी काफी दिनों के बाद आता हूँ घर, आज खेलने दो इन बच्चों को मेरे साथ। इतना बोल वो शख्स भी मासूम चेहरे से ओमजा को देखने लगे। उनकी ऐसी शक्ल देख ओमजा के चेहरे पर हंसी आ गई। वही बालकनी में खड़ी ओमजा के चेहरे पर भी रोते रोते स्माइल आ गई। अचानक से जैसे वो किसी सपने से बाहर आ गई थी, जो याद कर ओमजा के आंसू अब बहने को तैयार थे। लेकिन ओमजा उन्हें बड़ी मुश्किल से रोक बोली, नहीं, मैं नहीं रोऊंगी। जिस दिन मैं अपने आंखों से उन लोगों की बर्बादी देखूंगी, उस दिन आपके मौत का दुख मनाऊंगी। इतना बोल ओमजा ने बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक लिए। वही पैलेस के दूसरे कमरे की बालकनी में मृदुल खड़ा था। उसके हाथ में एक सिगरेट था, जिसके लंबे लंबे कश मृदुल ले रहा था। उसके दिमाग में इस वक्त प्रत्युष, मृगांशी, चित्रा और अभी हुआ हमला चल रहा था। कुछ सोचते हुए मृदुल खुद से बोला, ना जाने प्रत्युष की जिंदगी किस मोड़ पर मुड़ चुकी है। इन सब के बीच अब एक लड़की भी आ चुकी है। मुझे डर बस इस बात का है कि हमारे बदले की कहानी में उस लड़की और उससे जुड़े लोगों को कोई नुकसान ना हो। इतना बोल वो अब चित्रा के बारे में सोचने लगा। तभी अचानक मृदुल के दिमाग में कुछ चलने लगा। उसकी आंखें एकदम से सर्द और कठोर हो गई। उसने तुरंत अपने हाथ में पकड़ी सिगरेट को नीचे फेंका और डेविड को कॉल लगा दिया। कॉल के उठते ही मृदुल ने कुछ कहा, जिस पर डेविड बोला, काम हो जाएगा सर। ये सुन मृदुल ने कॉल काट दिया। कॉल काट मृदुल ने खुद से ही कहा, अगर जो मैं सोच रहा हूँ वो सच है, तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता, मिस चित्रा। इतना बोल मृदुल सर्द नजरों से सामने देखने लगा। आखिर मृदुल ने डेविड से क्या कहा? मृदुल का चित्रा से क्या रिलेशन है? क्या प्रत्युष के इस घिनौने खेल से मृगांशी बच पाएगी? जानने के लिए सुनिए डेविल्स डार्क प्रिंसेस का अगला एपिसोड सिर्फ कहानी बॉक्स एफएम पर। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आ रही होगी। अगर स्टोरी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।